हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स। फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। मैं आपके साथ रिफ्लेक्शन डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज जस्ट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कि एक अगर सरफेस है मेरे पास, एक ऐसा सरफेस है और इसके ऊपर अगर कोई लाइट रेज स्ट्राइक करती है तो यहां पे टकराने के बाद वो वहीं पे वापस हो जाएगी। मतलब अगर इधर मेरा मीडियम एयर है और इधर पानी है तो, और यहां पे मैंने ग्लास का सरफेस लगा दिया, तो लाइट रे क्या करेगी? ऐसे ग्लास पे स्ट्राइक करेगी और ऐसे वापस आ जाएगी। इस फिनोमिना को तो हमने क्या बोला? रिफ्लेक्शन। बट मैं कुछ प्रैक्टिकल आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे आता हूं। जैसे मैंने एक ऐसे बीकर लिया, इस बीकर में मैंने एक फॉर एग्जांपल एक स्टिक रखी ऐसे, या पेंसिल रखी, ये पेंसिल रखी मैंने ऐसे। तो जब मैं पेंसिल को ऐसे रखूंगा तो पेंसिल मुझे ऐसी दिखेगी। अब मैंने क्या किया? मैंने इसमें पानी डाल दिया। जब मैंने इसमें पानी डाला और अब मैं इस स्टिक को देखता हूं, तो जब मैंने इसमें पानी डाला तो लेट मी ड्रॉ दैट पानी। ये पानी मैंने डाला इसमें, तो अब होगा क्या कि ये वाली जो है पेंसिल मुझे ऐसी दिखेगी। इज इट ट्रू? ऐसा ऑब्जर्व किया आपने? जहां पर वाटर स्टार्ट होगा वहां पे आपको वो अलग दिखेगी पेंसिल। ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, करके देखना। किसी ग्लास में आप पानी डालना जो कि ट्रांसपेरेंट हो, बाहर से आप उसको देख सको, उसमें फिर पेंसिल डालना। फिर आप जब देखोगे बाहर वाली पेंसिल जो है उसके साथ ही कंटिन्यूएशन में अंदर नहीं दिखेगी, आपको थोड़ी सी अलग दिखेगी। अच्छा, उसके अलावा कोई और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन? मेरे पास एक बकेट है और इस बकेट में मैंने क्या किया? एक कॉइन रखा और कॉइन यहां पे पड़ा हुआ है, हैवी कॉइन है, मतलब 5 रुपीज का, फ्लोट नहीं करेगा, सिंक ही रहेगा इसमें यहां पे। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया। जब मैंने इसमें पानी डाला रहेगा तो ये तब भी सिंक ही। कलर यहां पे मैंने, जब मैं इसमें वाटर डालूंगा तो उस केस में जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, यहां से देखूंगा जब मैं इसको, तो यहां से जब मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे ये वाला जो कॉइन है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। यहां पे है, वो बेस पर ही है, या आप कह सकते हो कि जो बेस है इस बकेट का वो मुझे थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो कॉइन भी उठाओ, हम सिंपल बेस के थ्रू ही बात करते हैं। तो जब आपने पानी डाल दिया तो आपको जो बेस है वो यहां पर ना होकर यहां पर थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ये भी होता है। आप क्या करना? बकेट में पानी डालना। पानी डालने के बाद जब आप उस बकेट में ऐसे देखोगे तो आपको वो जो बेस है वो रेज्ड दिखेगा, ऊपर दिखेगा। समझ में आ रही है बात? अब ये ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल है, आपने देखी है। ये भी आपने देखी है कि आप जब पानी डालते हो तो बकेट या किसी भी जो भी कंटेनर है उसका जो बेस है वो आपको रेज्ड दिखता है। अब ये तभी पॉसिबल है अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जब आपको ये वाली पेंसिल एज इट इज पूरी दिख रही है, दैट मीन्स इस पूरी पेंसिल में से जो लाइट रेज आ रही हैं वो एक ही डायरेक्शन से आ रही हैं आपकी आंख में, इसलिए आपको ये वाली जो पेंसिल है वो ऐसी दिख रही है। फिर से समझो, यहां से लाइट रेज जो आ रही हैं आपकी आईज तक वो एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ और डायरेक्शन से आ रही हैं, कुछ लाइट रेज कुछ और डायरेक्शन से आ रही हैं। बट यहां पर जो अपर पोर्शन है, यहां से लाइट रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही हैं, और जो पानी के अंदर है पेंसिल का पोर्शन, वहां से जो लाइट आ रही है वो अलग डायरेक्शन में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरा मीडियम एयर था तब लाइट की डायरेक्शन कुछ और थी, और जैसे ही मैंने वाटर में इस लाइट को, इसको पेंसिल को इमर्स किया, तो जो डायरेक्शन है वो फिर से क्या हो गई? चेंज हो गई। डायरेक्शन क्या कर गई? चेंज कर गई। किसकी डायरेक्शन करी? चेंज कर गई? लाइट की। फिर से समझ लो,
पूरी की पूरी पेंसिल में से जो लाइट रेज आ रही हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही हैं जब मीडियम मेरा एयर है। फिर मैंने आधी पेंसिल को पानी में डुबा दिया। पानी और एयर में फर्क क्या है? दोनों अलग अलग मीडियम्स हैं। वाटर अलग मीडियम है, एयर अलग मीडियम है। तो एयर से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो यहां से तो एक साथ आती है मेरी आंखों तक, इसीलिए ये वाला पोर्शन मुझे एक जैसा दिखता है, मतलब एक पोजीशन में दिखता है। और आधी पेंसिल में से जो लाइट रेज आ रही है वो अलग डायरेक्शन में से आ रही हैं, इसीलिए मुझे वो डायरेक्शन को जब मैं फॉलो करता हूं तो मुझे पेंसिल यहां दिखती है। यहां पे जब मैंने अपने बेस को देखा, यहां से मैंने देखा तो बेस मेरे को यहीं पे दिखा, क्योंकि ये पूरा क्या है, यहां पे एयर है। फिर मैंने क्या किया, यहां पे वाटर डाल दिया। जैसे ही मैंने वाटर डाला तो मेरे को ये वाला जो बेस है वो मेरे को थोड़ा सा रेज्ड दिख रहा है। रीजन उसका क्या है, जब मुझे इस एयर वाले केस में बेस यहां पर दिख रहा है तो लाइट रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी आईज तक आ रही हैं, पर जैसे ही मैंने इसमें पानी डाल दिया तो जो लाइट रेज हैं वो इस डायरेक्शन की बजाय किसी और डायरेक्शन में आ रही हैं, और उस डायरेक्शन को जब मैं फॉलो करता हूं तो वो वाला बेस मेरा यहां पे बनता है। तो मतलब क्या है, इट इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आपको कोई चीज कहां पे कैसी दिखेगी ये कौन डिसाइड करेगा कि वहां से, उस चीज से लाइट आपकी आईज तक जो आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है। अगर किसी भी रीजन से मैं आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर दूं जो उस ऑब्जेक्ट से आपकी आईज की तरफ आ रही हैं, तो वो डायरेक्शन के हिसाब से उसकी इमेज चेंज हो जाएगी। यही तो होता है यहां पे। इसका मतलब ये थोड़ी कि पेंसिल टूट गई है बीच में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जब एयर में ट्रैवल करती है तो अलग डायरेक्शन में करती है, जब वाटर में करती है तो अलग डायरेक्शन में करती है। अच्छा, एक और चीज, अब मैंने इसी केस में यहां पे तो मैंने वाटर डाला था, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं डाल देता हूं केरोसिन, वो भी तो लिक्विड ही है। तो यहां पे अब मैंने क्या डाल दिया, केरोसिन। अब मैंने जब इस पेंसिल को देखा ऐसे, तो वो मुझे ऐसी दिखी। अलग तो अभी भी दिख रही है, पर इस दोनों में तो डिफरेंस आ गया। यहां पे जब मैंने वाटर डाला तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी, इसलिए बहुत अलग दिख रही थी मेरे को वो। जब मैंने केरोसिन डाला तो वो लाइट जब केरोसिन में ट्रेवल करती है तो उसकी डायरेक्शन वाटर से भी अलग होती है, और उस डायरेक्शन को जब मैं फॉलो करता हूं तो मुझे ए शेप कुछ ऐसी दिखती है। इसका मतलब मीडियम चेंज करने से लाइट की डायरेक्शन तो चेंज होती ही होती है, पर कितनी ज्यादा डायरेक्शन चेंज होती है ये भी मीडियम ही डिसाइड करता है। केरोसिन का अलग इंपैक्ट आएगा, वो अपने हिसाब से चेंज करेगा डायरेक्शन ऑफ लाइट। वाटर अपने हिसाब से चेंज करेगा, ग्लास अपने हिसाब से चेंज करेगा। दैट मींस अगर आप मीडियम को चेंज करते हो तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है लाइट की वो चेंज हो जाती है, और वो लाइट जो है कैसे ट्रैवल करनी चाहिए, उस जगह पे ऑब्लिकली। ये ऑब्लिकली एक लाइट आई और ये लाइन मैंने बनाई इंटरफेस। इंटरफेस आपको पता क्या होता है, बाउंड्री। दो अलग अलग मीडियम के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो अब अगर मैं बोलता हूं आपको कि ये ऊपर एयर है और नीचे आपका वाटर है, तो एयर और वाटर को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इंटरफेस। तो जैसे ही लाइट इंटरफेस को क्रॉस करती है वैसे ही वो क्या चेंज कर लेती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। और वो लाइट जब इस इंटरफेस पर आकर गिरी, स्ट्राइक करी, तो कैसे स्ट्राइक करी, ऑब्लिकली, क्योंकि अगर नॉर्मली करेगी तो वो नॉर्मली ही निकल जाएगी। जैसे रिफ्लेक्शन के केस में मैंने आपको समझाया था, यहां पर भी वैसा ही है। तो गिरनी कैसे चाहिए, ऑब्लिकली। तो वो पक्का अपनी डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज करेगी। क्यों, क्योंकि आपने उसका क्या चेंज कर दिया, आपने उसका मीडियम चेंज कर दिया। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ द लाइट विच इज ट्रैवलिंग ऑब्लिकली व्हेन इट स्ट्राइक्स द इंटरफेस
एंड इट गोज टू अनदर मीडियम। एक ऐसी लाइट जो ऑब्लिकली ट्रेवल कर रही है या ऑब्लिकली इंसिडेंट है एक इंटरफेस पे, और उस इंटरफेस पे टकराने के बाद जब उसका मीडियम चेंज होता है इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और वो वाला फिनोमिना, वो वाला प्रोसेस, वो वाला कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से लाइट मीडियम चेंज होने पर अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को चेंज कर ले, उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक तो होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यही हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है। तो करना स्टार्ट करते हैं और इसको साथ साथ लिखेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी लिखते जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका टॉपिक अगेन, क्योंकि इसमें फिर आगे जाके रे डायग्राम्स वगैरह बनने हैं। क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज। दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लिखेंगे अब when a light traveling obliquely goes from one medium to second medium, then it changes its direction of propagation on entering the second medium. This phenomenon is called as refraction of light। मतलब यहां पे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं हम कि ये मेरा एक इंटरफेस है। आपको पता है इंटरफेस उसको बोलते हैं जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है। इंटरफेस ऊपर मेरा, या इस साइड लिख लेते हैं इसको, ये मेरा ऊपर मीडियम 1 है और नीचे मैं डॉट डॉट बना देता हूं ताकि डिफरेंशिएट हम कर पाएं कि ये अलग मीडियम है हमारा। तो जहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा है मीडियम 2। दिस इज मीडियम 2। अब लाइट क्या करेगी, लाइट जब ऑब्लिकली इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करेगी, ये ऐसे, तो ये क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। मतलब ऐसे भी हो सकती है, ये नॉर्मल रहेगा हमेशा, और आपकी जो लाइट है वो अगेन सेम इंटरफेस मीडियम 1 नीचे हम अलग से ये बना रहे हैं ताकि डिफरेंशिएट कर पाएं। तो नीचे है बेटा आपका मीडियम 2, तो लाइट ऐसे ऑब्लिकली आई और ऐसे अंदर को मुड़ गई।
ऐसे, लाइक दिस। तो अब डायरेक्शन तो यहां भी चेंज हुई है और यहां भी चेंज हुई है। अब ये इधर को चली गई और ये इधर को आ गई। ये कुछ लॉज इसको डिसाइड करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसको डिसाइड करती हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। यहां पर मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूं कि मीडियम के चेंज होने पर जो लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी वो अपनी डायरेक्शन को छोड़ देती है, और वो अपनी डायरेक्शन को छोड़ के अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। और इसी के बेस पे आपकी वो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो मैंने आपको बताई कि जो बेस होता है किसी भी सरफेस का, जब पानी डालने पे वो रेज हो जाता है। अच्छा, आपने लेटर्स लिखे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है पेन से, उसके ऊपर आप ग्लास का स्लैब रख दो तो लेटर्स आपको उठे हुए दिखते हैं, रेज्ड दिखते हैं। पेंसिल आपको अलग अलग दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस है, उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। उससे पहले आप ये चीज को लिख लो और डायग्राम को ड्रॉ कर लो। सो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, bottom of tank appears to be raised when seen through water। सेकेंड एग्जांपल आप लिख लो, pencil appears to be displaced at the interface of air water। तो एयर वाटर मीन्स जब आपने एक कंटेनर में एक पेंसिल को रखा, फिर उसमें पानी डाल दिया, तो इंटरफेस पे वो आपको कैसी दिखेगी पेंसिल, वो आपको दिखेगी डिस्प्लेस्ड। और ये सारे के सारे जो हैं, इसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट ने मीडियम चेंज होने की वजह से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ये इसको आप बोल सकते हो बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि लाइट ऐसे आ रही है तो ऐसे बेंड कर गई, इसको क्या बोला हमने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फाइन, दोनों एग्जांपल्स लिख लो आप। हाँ जी, अब नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है वो स्कूल में ना बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है। तो जब स्कूल में लेबोरेटरी में आपको लेकर जाया जाता है तो वहां पे ये वाला एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। हमें भी करवाया गया था जब हम थे 10th स्टैंडर्ड में। तो एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि सबको करवाया जाता है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ऑल अबाउट। सो टॉपिक है जो हमारा दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। आपको पता है ग्लास स्लैब कैसी दिखती है आपकी, एक रेक्टेंगल लिया और उसको मैंने थिकनेस दे दी, वो स्लैब बन जाएगी लाइक दिस। ऐसे, समझ गए। तो इसको, ये ग्लास की बनी होती है पूरी, इसको उठाओ और ऐसे देखो आप। अब किया क्या है हमने, ध्यान से देखना। मैंने ये ग्लास स्लैब को लिया और मैं आपको इसको वैसे करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये जो डस्टर है ना, डस्टर, ये ग्लास स्लैब है। मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसी होती है ग्लास स्लैब, ठीक है। ये ऐसे, ये क्या है, ग्लास स्लैब है, इसमें से ऐसे देखा जा सकता है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर लिया, वाइट शीट ली मैंने, ऐसी होती है वाइट शीट, और उसके ऊपर मैंने इस ग्लास स्लैब को रख दिया। फिर मैंने इसके कॉर्नर्स को मार्क कर लिया, 1 2 3 4। फिर मैंने इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद
जो मेरे यहां पे पॉइंट्स मैंने मार्क किए थे उनको मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। ये स्टेप आया समझ में? चलो ये स्टेप मैं यहां पे बनाने वाला हूं अब। तो ग्लास स्लैब को मैंने एक व्हाइट शीट ली। एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं, एक आपको कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, ड्राइंग पिन्स की हेल्प से आपको उसके ऊपर अपनी व्हाइट शीट को फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये वाला स्टेप करोगे जिसमें आप इस ग्लास स्लैब को उस शीट के ऊपर रखोगे, उसके एंड्स को मार्किंग करने के बाद उसको ज्वाइन कर दोगे। तो अब ये सिचुएशन बन चुकी है यहां पे ऐसे। तो मेरे पास जो शीट है ये मैं उस पर कर चुका हूं, क्लियर है? और इसके मैं नेमिंग्स कर चुका हूं ABCD। अब मैं 2 पिन्स लूंगा, पिन्स पतली पतली पिन्स होती है ना, जो पतली पतली ऐसे लंबी सी पतली पतली पिन्स, मैं 2 पिन्स लूंगा और एक पिन को मैं रखूंगा यहां पे ऐसे और दूसरी को रखूंगा यहां पे ऐसे। तो उन दोनों के पॉइंट्स मैं मार्क कर लूंगा। एक को मैंने रखा यहां पे, एक को मैंने रखा यहां पे, एक को नाम दिया E, एक को नाम दिया F। तो सर आपने ये जो 2 पिन्स रखी हैं कुछ तो लॉजिक बना के रखी होंगी। बिल्कुल लॉजिक बनाया है। लॉजिक ये है कि ये दोनों की दोनों एक लाइन में होनी चाहिए जब आप उसको ऐसे देखो। जैसे कि ये मेरे मार्कर्स हैं, एक मार्कर ये रखा, एक ये रखा मैंने। तो जब मैं इधर से देख रहा हूं तो दोनों के दोनों एक लाइन में है, ऐसे डिस्प्लेस नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे, ये है ना एक के पीछे एक, ऐसे नहीं होने चाहिए। जब आप इधर से, जैसे आप इधर से देख रहे हो तो ये एक के पीछे एक है, तो ऐसे ही एक के पीछे एक मुझे पिन रखनी है। पर रखनी कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं इनकी लाइंस, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो वो वाली जो लाइन है वो AB को ऑब्लिकली कट करे, ऑब्लिकली डायरेक्शन में कट करे। समझ में आई बात? ओके। अब क्या किया, अब हमने ग्लास स्लैब को रखा यहां पे, और ग्लास स्लैब को जब मैंने रखा यहां पे तो इन दोनों की दोनों पिन्स की इमेज को मैं देखना स्टार्ट कर रहा हूं अब कि कहां पे मुझे इनकी इमेज दिख रही है। ठीक है। अब होगा क्या कि आपने पिन्स को यहां पे रखा हुआ है, लगा के रखा हुआ है, और ये पॉइंट्स आपने क्या किए हैं, मार्क कर लिए हुए हैं। तो ये ग्लास स्लैब है। अब मैं आपको फिर से बताता हूं कैसे करना है। ये रखी है ना ग्लास स्लैब ऐसे मैंने, और यहां पे मैंने 2 पिन्स लगाई थी। एक पिन मैंने यहां लगाई थी, मतलब ऐसे लगाई थी मैंने 2 पिन्स। ये ओहो, ऐसे लगाई थी मैंने। ये एक ऐसे पिन लगाई थी, एक ऐसे लगाई थी और एक ऐसे लगाई थी। देखो ऑब्लिक है ना, ये किसके ऑब्लिक है? इस वाले सरफेस के ये ऑब्लिक है ऐसे, ये डायग्राम ऐसे। अब मान लो ये पिन्स लगी हुई हैं और अब आप मेरे फ्रेंड हो, हम दोनों मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। और अब आपने क्या करना है, इस स्लैब की दूसरी साइड से देखना है और ये देखना है कि इनकी इमेजेस कहां पे दिख रही हैं आपको। अभी तो ऑब्वियसली नहीं दिखेंगे, मैं बता रहा हूं करते कैसे हैं। तो स्लैब लिया, उसके इधर को आपने 2 पिन्स लगाई ताकि वो ऑब्लिक लाइन लगे AB के, और दूसरी साइड से आपको देखना है कि इन दोनों की इमेज कहां पे दिख रही है। उन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर लेना, मार्क कर लेना। उन दोनों पॉइंट्स को जब मैंने मार्क किया तो वो वाले जो दोनों पॉइंट्स थे वो मुझे दिखे कुछ यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। इनको नाम दे देते हैं हम G और H। तो अब क्या हुआ, इनको जब मैंने ज्वाइन किया यहां पे समथिंग लाइक दिस, इनको जब मैंने ज्वाइन किया तो ये भी ऑब्लिकली कट कर रहे थे इसको। इसको मैंने नाम दिया O, इसको नाम दिया मैंने O डैश। अब मैंने O और O डैश को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब क्या है कि ये जो मेरी लाइन थी इनिशियली EF, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे। तो अब स्लैब वगैरह सारी मैंने हटा दी। अब ये मेरे पास एक डायग्राम बन चुका है पेपर पे। फिर से मैं बताता हूं क्या किया
हमने एक वाइट शीट ली, उसको पिंस के साथ फिक्स कर दिया और उसके ऊपर मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखी और उसके एंड पॉइंट्स को मार्क कर लिया। फिर मैंने उस ग्लास स्लैब के इस साइड 2 पिंस रखी, जैसे मैंने अभी 2 मार्कर बताए आपको, और ऐसे रखना उनको कि वो ऑब्लीक आए इस सरफेस के। फिर इधर से देखूंगा मैं, इस साइड से ऐसे देखूंगा मैं, मतलब ये वाला है ना, ऐसे ऐसे, तो यहां पे तो ये लगे हुए हैं, देखो ये पिंस लगे हैं यहां पे ऐसे। फिर मैं यहां से देखूंगा ऐसे कि कहां पे मुझे इनकी इमेज दिख रही है, जहां पे दिख रही है वहीं पे मैं 2 पिन और लगा दूंगा उसी लाइन में। ये मैंने लगा दिए। अब मैंने स्लैब को हटा लिया, पिंस को हटा दिया, जहां पे पिंस लगाए थे वहां पे डॉट्स लगा दिए, सारे डॉट्स को ऐसे मैच कर दिया। ये यहां O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहां पे O डैश पे कर रहा है, फिर मैंने O और O डैश को भी मिला दिया। फिर मैंने ये वाली जो लाइन थी इसको एक्सटेंड कर दिया। अब हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि ये वाली जो डायरेक्शन थी पिंस की E और F, ग्लास स्लैब से निकलने के बाद वो डायरेक्शन ऐसी हो गई। और वो डायरेक्शन है क्या, एक्चुअली लाइट की ही तो डायरेक्शन है। जब आप इस साइड खड़े होकर इन पिंस को देख रहे थे, आप उनको क्यों देख पाए, क्योंकि यहां से जो लाइट आई है इन पिंस की तरफ से आपकी आंखों तक पहुंची, तभी देखा ना। जब मैं बोल रहा हूं कि यहां से ऐसे देखो और इनकी इमेज को देखो, ऐसे करके यहां से इमेज देखो, तो यहां पे आपको इमेज क्यों दिखेगी, क्योंकि इधर से आने वाली जो लाइट है इस ग्लास स्लैब के थ्रू आपकी आईज में एंटर कर रही है। सो दैट मीन्स लाइट रे जो ऐसे आ रही थी पिंस से, वो ग्लास स्लैब को क्रॉस करने के बाद ऐसे आई है मेरी आंखों तक, बट ओरिजिनल डायरेक्शन तो उसकी ऐसे थी। ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी उसकी, ऐसे थी। सो दैट मीन्स जो लाइट है वो ऐसे क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है। और लाइट ने अपनी डायरेक्शन को 2 बार चेंज किया, एक बार यहां पे किया ऐसे, फिर उसने यहां पे किया ऐसे। और जो अमाउंट है अपनी डायरेक्शन को चेंज करने का वो सेम था, यहां पर भी सेम अमाउंट से चेंज हुई, यहां पर भी। क्यों, क्योंकि पेयर सेम है ना, यहां पे एयर है, यहां पे ग्लास है, एयर ग्लास का पेयर है, यहां पर फिर से ग्लास और एयर का पेयर है, तो पेयर तो सेम है। इसीलिए इस पेयर की जब भी हम बात करेंगे तो जो बेंडिंग होगी जिस अमाउंट से होगी वो हमेशा सेम रहेगा अमाउंट। तो यहां पर भी सेम अमाउंट की बेंडिंग है, यहां पर भी सेम अमाउंट की बेंडिंग है। हाँ, बस ये फर्क है कि यहां पे अंदर को बेंडिंग हुई, यहां पे बाहर को गई, पर हुई सेम अमाउंट से। अगर आप एंगल मेजर करोगे तो एंगल ऑफ बेंडिंग सेम आएगा यहां पे, जिस एंगल से बेंड हुआ है ये। तो ये थी मेरी इंसिडेंट रे, ये थी मेरी रिफ्रैक्टेड रे, और ये फाइनली जो एमर्ज करी है मेरी एमरजेंट रे, एमरजेंट रे, और ये मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई है किस डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने आपको सिखाया क्या कि मीडियम को चेंज करने पे जो लाइट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हमने यहाँ पे सीखा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे बेंडिंग को हमने देखा और सेम अमाउंट की बेंडिंग हुई है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इसको हम साफ साफ करके लिख लेते हैं और पॉइंट्स की फॉर्म में इसको बना लेते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो यहां पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। लाइक दिस। आप इसमें अपने इक्विपमेंट्स यूज करोगे ताकि लाइन जो है वो सीधी बन जाए। लाइक दिस। अब दो पिंस थी यहां पे E और F।
एंड यहाँ पे है आपका ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे हमेशा हम क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं। लाइक दिस, ऐसे। अगेन यहाँ पे एक नॉर्मल बनाई जाएगी। और ये ऐसे हो जाएगी आपकी। यहाँ पे भी 2 पिन्स लगी हैं, G एंड H, I1, R1, I2, R2। और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये ऐसे एक्सटेंड हुई। इन नॉर्मल्स के नेम यहाँ पे पहले इसका भी नाम दे देते हैं, A, B, C, D। दिस इज माय ग्लास स्लैब। यहाँ पे ऊपर एयर है, यहाँ पे नीचे भी क्या है, एयर है। एंड दिस इज N dash, will go by your NCERT only, N dash। this is your M dash, clear। and this is lateral displacement। फाइन, व्हाट एल्स, एंगल्स हो गए, मीडियम्स हो गए। सो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। ये है आपकी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ये है आपकी ये डायरेक्शन, यहाँ पे है ऐसी, और ये है आपकी ये वाली डायरेक्शन। और इसको बोला जाता है एमर्जेंट रे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, फिर से वही स्टोरी। ग्लास स्लैब पे हमने उसके एक्सटर्नल पॉइंट्स मार्क कर लिए थे, 2 पिन्स को रखा। उन पिन्स को ऐसे रखना है कि इनको ज्वाइन करती हुई लाइन ए बी पे ऑब्लिक आए। फिर इनकी इमेज को इस साइड से देखना है मुझे, तो जिस पॉइंट जहां पे मुझे इमेज दिखेगी उसी लाइन में मुझे 2 पिन्स और लगा देनी है। फिर सबको उठा के पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, उसके बाद आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, उसके बाद इसके पॉइंट्स लिखेंगे अभी हम। तो ए बी सी डी इज अ rectangular glass slab। EF is incident ray, comma OO dash is refracted ray, and this is O, this is O dash, and GH is emergent ray। GH क्या है, आपकी एक emergent ray है। N dash and M dash are the normals to the point of incidence O and O dash respectively।
तो यहां पे 2 पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस है। पहला पॉइंट तो ये है जब EF स्ट्राइक करती है O पे। दूसरा पॉइंट कौन सा है, OO डैश, जब ये वाली यहां पे आके O डैश पे स्ट्राइक करती है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O एंड O डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। I1 R1 and I2 R2 are the angle of incidence and angle of refraction at O and O dash respectively। तो O और O डैश दोनों जगह I1 R1 और I2 R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी है यहां पे। देन और क्या है इसमें मेंशन करने का, हाँ, एयर इज अ रेयरर मीडियम that is optical density is of air is less and glass slab is denser medium because optical density of glass is high। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे जिसको मैं अभी डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। ये तो देखो मैंने वही चीजें लिखी जो मैंने डायग्राम बनाया। ABCD स्लैब है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे, नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एयर और ग्लास के ऊपर। अच्छा, आपने डेंसिटी तो पढ़ा होगा, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मुझे बताओ कि एक जगह की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे एक रूम है जिसमें आप अभी बैठे हो, मान लो अभी आप अकेले बैठे हो अपने रूम में या अकेले ही हो इस टाइम, और 50 लोग और आ जाएं आपके रूम में, तो डेंसिटी किस केस में ज्यादा होगी, जब 50 और आ जाएंगे या आप जब अकेले बैठे हो? जब 50 और आ जाएंगे। जब 50 और आ गए आपके रूम में तो आपको चलने में दिक्कत आएगी, क्या आप बहुत तेजी से चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। दैट मीन्स जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी कम आपकी स्पीड होगी या उतना ज्यादा आपको दिक्कत आएगी चलने में। मोर द डेंसिटी लेस विल बी योर स्पीड। इसी चीज को यहां पे अप्लाई करो। यहां पर लाइट के केस में हम डेंसिटी ना बोलकर उसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है ये, जो ये डिसाइड करती है कि लाइट उसमें किस स्पीड से चलेगी। ऑप्टिकल डेंसिटी हर मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। एयर मीडियम है, उसकी एक ऑप्टिकल डेंसिटी है। वाटर एक मीडियम, उसकी एक ऑप्टिकल डेंसिटी है। ग्लास एक मीडियम है, उसकी एक ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी ये डिसाइड करेगी कि उस मीडियम में उसकी स्पीड कितनी होगी। तो जिसकी जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उसमें उसकी स्पीड उतनी कम, और जिसकी कम ऑप्टिकल डेंसिटी उसमें उतनी ज्यादा। इसलिए खुद से रिलेट करना उसको कि कमरे को भर दूंगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, मेरी स्पीड कम हो जाएगी। और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है उसको रेयरर मीडियम बोलते हैं, रेयरर हल्का। और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, घना। ऐसे याद रखो इसको। तो एयर और ग्लास को जब मैं कंपेयर करूंगा तो उन दोनों में एयर रेयरर है और ग्लास आपका डेंसर है, और ये हमेशा कंपैरिजन में रहेगा। जैसे मेरी हाइट अगर 5'10" है और मेरे फ्रेंड की हाइट 6 फीट है, तो मैं अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में छोटा हूं, पर मेरा एक और फ्रेंड है जिसकी हाइट 5'8" है, उसके कंपैरिजन में मैं बड़ा हूं। तो हमेशा आपको दो चीजों के कंपैरिजन में ही आंसर देना है कि ये मीडियम रेयरर है या ये मीडियम डेंसर है। किसके कंपैरिजन में? समझ में आ रही बात? तो एयर ग्लास के कंपैरिजन में एयर रेयरर है क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, ग्लास डेंसर है इसलिए ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज्यादा है। तो दैट मीन्स हर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। अब हर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्योंकि अलग होती है, इसीलिए हर मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग होगी। अब क्योंकि हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होगी,
यही कारण है कि मीडियम के चेंज होने पे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। आप पहले कंक्रीट फ्लोर पे चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, सीमेंटेड फ्लोर पे चल रहे हो, एकदम से आगे कीचड़ आ जाता है, मीडियम चेंज हो गया, सेम स्पीड से चलोगे क्या? आप एक पक्की रोड पे चल रहे हो और आगे एकदम से रेत आ जाता है, डेजर्ट आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, क्या सेम स्पीड रहेगी? स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी। सो दैट मीन्स द मोमेंट these rays change the medium, the optical density changes and the speed hence changes, which makes them to change their direction. तो रिफ्रैक्शन होने का बेसिक रीजन क्या है? चेंज इन द स्पीड ड्यू टू चेंज इन द मीडियम, और मीडियम के चेंज होने से क्या चेंज होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो यहां तक आप इसको लिखो, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। डन। अब देखते हैं अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशंस क्या हो रही हैं। अब मुझे ये तो पता लग गया कि मेरा जो एयर है वो रेयर मीडियम होता है, और मेरा जो ग्लास है वो कैसा मीडियम है? वो मेरा डेंसर मीडियम है। ये चीजें मुझे पता लग गई हैं। अब हमने ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है जब रेयर से डेंसर में जा रहे हैं और डेंसर से रेयर में आ रहे हैं। व्हेन light goes from rarer medium, ब्रैकेट में लिखा हमने एयर, टू डेंसर मीडियम, ब्रैकेट में लिखा मैंने ग्लास, एट इंटरफेस, कहां पे ऐसा हुआ? कौन सा इंटरफेस था? एट इंटरफेस AB, then it bends towards normal। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेयर से डेंसर में जब लाइट आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये देखो, ये ब्लू लाइन नॉर्मल है, तो ये लाइन एक्चुअली ऐसे जानी थी, पर अपने पाथ से ये नॉर्मल की तरफ को शिफ्ट हो गई। समझ में आ रही है बात? सो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या अंडरलाइन किया आपने? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। देन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम, ब्रैकेट में लिखना ग्लास, टू रेयर मीडियम, ब्रैकेट में लिखना एयर, कॉमा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये देखो यहां पे ये जो लाइट रे आ रही है इसने ऐसे चले जाना था, पर यहां नॉर्मल से दूर वो क्या कर गई? शिफ्ट कर गई या बेंड कर गई। ये कब होता है? जब डेंसर टू रेयर होता है। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ओके। तो ये मतलब हुआ इसका कि अगर मेरा ये एयर है और ये मेरा ग्लास है, तो लाइट ऐसे आएगी और ऐसे बेंड कर जाएगी। ये नॉर्मल है मेरी। और अगर ऊपर ग्लास है नीचे एयर है, जैसे कि यहाँ पे ग्लास और एयर, ये मेंशन हमने यहाँ पे किया था वैसे, दिस इज एयर एंड अगेन दिस इज एयर। तो ऊपर ग्लास है नीचे एयर है, तो लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तो वो ऐसे चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स अवे
फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आ रही है बात? ये दो ऑब्जर्वेशंस तो हमने देख ली। फिर उसके बाद आपकी ये जो लास्ट में रे निकलती है इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। ठीक है, अब जो एमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के तो पैरेलल होती है, पर वो स्लाइटली क्या होती है, डिस्प्लेस्ड होती है। अब वो पैरेलल क्यों हुई, इसका रीजन है जो बेंडिंग हुई है, बेंडिंग। पहले बेंडिंग कहां पे हुई, ओ पे, फिर बेंडिंग हुई ओ डैश पे। तो ओ डैश पे होने वाली जो बेंडिंग है वो ओ वाली बेंडिंग के इक्वल है पर ऑपोजिट है। उतनी ही बेंडिंग होगी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले अगर वो इधर को आई है फिर उसके बाद वो उधर को जाएगी, पर जाएगी इक्वल एक्सटेंट से, इसीलिए वो पैरेलल हो गई पर स्लाइटली डिस्प्लेस भी हो गई। तो इसको लिख लेते हैं हम, GH इज emergent ray parallel to incident ray but it is slightly displaced. This displacement is called as lateral displacement. इसको क्या बोलेंगे हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात, एक्सटेंट of bending at O is equal and opposite O dash. Extent of bending at O dash is equal and opposite to that at O. So emergent ray is parallel टू इंसिडेंट रे। समझ में आई बात? तो 3 पॉइंट्स यहां पे इंपॉर्टेंट है। एक है आपके ये रेयर से डेंसर में आने पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर पे जाने पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर है आपका यहां पे एमर्जेंट रे जो कि पैरेलल निकलती है, क्योंकि एक बेंडिंग जो होती है ओ डैश पे वो इक्वल ऑपोजिट है जो कि ओ पे हो रही है। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोला हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जस्ट राइट इट डाउन। फाइन। सो आई होप अब आपको एक चीज तो ये कुछ चीजें क्या क्या क्लियर हो गई हैं आपको इस चीज को करने के बाद, कि रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, डेंसर किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, कब बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, और ये यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एमर्जेंट रे क्या है, सारी चीजें। बिकॉज दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सो दैट नेक्स्ट यू कैन लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके बाद कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है मीडियम की, बट दैट आई विल बी कवरिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया इन अ सरल वे। कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल सॉल्व इट देयर एंड देन ओनली। फाइन। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।